मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड योर वेलकम इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट की, या फिर अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से फॉर्म फिल किया है टीजीटी पीजीटी या फिर जेआईसी एग्ज़ाम का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। जैसा कि आपने मेरे वीडियो के ऊपर थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की और उनके वर्क की। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का टाइम पीरियड रहा 1874 1963। इट मीन्स ही वाज बॉर्न ऑन 1874 एंड डेड ऑन 1963। इस तरह करके आप इसको याद करिए, यानी 1874 में उनका जन्म होता है और 1963 में डेड होती है। इस तरह करके आप इसको टाइम पीरियड को अपने दिमाग में थोड़ा सा फीड कर लीजिए। बात आती है इनके वर्क की, तो ये बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं, एक अमेरिकन पोइट थे। ये भी याद रखिएगा कि ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। अब यहाँ पर अगर हम इनके वर्क की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिनके ऊपर पीजीटी टीजीटी एंड जेआईसी और जितने भी मतलब इधर अलग अलग स्टेट में एग्जाम हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस उनके ऊपर जहाँ से भी पूछे गए हैं, मैंने सब कोशिश की है एक ही वीडियो में इंक्लूड करने की। चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट उनका वर्क है, मोस्ट फेमस वर्क ए बॉयज विल। ए बॉयज विल 1913 में आता है, और ये सिर्फ एक पोएम नहीं थी बल्कि ये कलेक्शन ऑफ द पोएम था, पोइट्री कलेक्शन था। ये इनका क्या था? ये पोइट्री कलेक्शन था, और ये फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था। इसकी सबसे बड़ी जो है कैरेक्टरिस्टिक या स्पिरिट ये भी है कि ये फर्स्ट पोइट कलेक्शन था और इनका ये पोइट्री कलेक्शन था। नाम क्या था? बॉयज विल। इज दैट क्लियर? और कब आता है? 1913 में पब्लिश्ड हुआ, तो इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 1913। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन पब्लिश्ड ऑन द 1914। नॉर्थ बॉस्टन पब्लिश्ड ऑन द 1914। एंड नेक्स्ट, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग द फर्स्ट ये पब्लिश होता है इनका, तो फौरन ही क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ड्यूरिंग इसको इस तरह भी कि पब्लिश्ड ऑन द 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोइट्री कलेक्शन। इट वॉज द पोइट्री कलेक्शन। इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन था। नाम क्या था? नाम अच्छे से ध्यान दीजिए, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। नॉर्थ ऑफ इनका वो है माउंटेन इंटरवल। नेक्स्ट वर्क है माउंटेन इंटरवल, पब्लिश्ड ऑन 1916। और इसकी बात ये थी, इसकी जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये नेचुरल लिरिक पोएम है। नेचुरल लिरिक पोएम है। कौन सी पोएम है? नेचुरल लिरिक पोएम, माउंटेन इंटरवल, पब्लिश्ड ऑन 1916। इससे इतना ही पूछा गया था, इतना ही आप याद रखिए। न्यू हैम्पशायर 1923 में इनका फिर से क्या आता है? पोइट्री कलेक्शन आता है। 1923 में इनका फिर से एक पोइट्री कलेक्शन आता है, और जिसकी एक बड़ी मशहूर पोएम, बड़ी फेमस पोएम आपने पढ़ी होगी अपने सिलेबस में, स्टूपिंग बाय वुड्स। क्या पढ़ी है? स्टूपिंग बाय वुड्स। ये पोएम आपने ज़रूर पढ़ी होगी। तो स्टूपिंग बाय वुड्स इसी कलेक्शन में से ली गई एक पोएम है। ठीक है, ये पूछा गया था कि मतलब इस तरह से करके कि स्टूपिंग बाय वुड्स कम फ्रॉम द पोइट्री कलेक्शन। तो वो कौन सी पोइट्री कलेक्शन है जिससे इसको लिया गया? ये आई है, तो जाहिर सी बात है हैम्पशायर। आप इस तरह से करके याद करेंगे। न्यू हैम्पशायर पूरा नाम है। वेस्ट रनिंग ब्रूक 1928 में पब्लिश्ड होती है। नंबर 6 पर है ए फर्दर रेंज, 1936 में ये जो है आपकी पब्लिश हुई। नंबर 7 ए विटनेस ट्री 1942 में पब्लिश होती है। नंबर 8 ए मॉस्क्यू ऑफ मर्सी 1947 में पब्लिश्ड हुई। ए मॉस्क्यू ऑफ मर्सी पब्लिश्ड ऑन द 1947। Is that clear? नंबर 9 कंप्लीट पोएम्स 1949 पब्लिश्ड। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इसके अंदर? अब आप जो पोएम्स को मैं इस तरह से करके आपको याद करा रही हूँ, इनके सिर्फ आप पब्लिश्ड ऑन डेट आप इनकी याद कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस घुमा फिरा कर नहीं पूछे जा रहे हैं। ये जो पोएम्स है ये बस मतलब ऐसे ही अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पब्लिश डेट पूछी जाएगी, तो आप इनके पब्लिश डेट पर ही फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीट पोएम्स। कंप्लीट पोएम्स की बात करें 1949। नेक्स्ट इन द
क्लियरिंग 1962 एंड द गिफ्ट ऑफ आउटराइट पैट्रियोटिक पोएम थी। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक है इसका, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इट वाज द पैट्रियोटिक पोएम, इट वाज द पैट्रियोटिक पोएम। ठीक है, इस तरह से करके आप इसको याद रखेंगे और इसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है द ऑनसेट लाइन टू इविल नो इम्पोर्टेंट, सॉरी एक बार फिर से देखिए, द ऑनसेट लाइन टू इविल नो इम्पोर्टेंट, तो द ऑनसेट लाइन टू इविल नो इम्पोर्टेंट, इस तरह करके ये इसका क्या है, ये इसकी लाइन है। देखिए ऐसे समझिए, इस पोएम की लाइन पूछी गई है, क्या है ये लाइन है, यानी इसका ये स्टेटमेंट है द ऑनसेट लाइन्स टू इविल नो इम्पोर्टेंट, ये लाइन है इसकी। क्या है लाइन, टू इविल नो इम्पोर्टेंट करके डैश 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 करके याद करिए। मैंने कहा ना कि अब फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, अब डीप स्टडी का तो टाइम रहा नहीं है, तो हमें रिवीजन का टाइम है और रिवीजन के अकॉर्डिंग जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से रिवीजन करेंगे। चलिए नंबर 13 आएगा द रोड नॉट टेकन, मोस्ट फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई और इसकी राइमिंग स्कीम थी ए बी ए ए बी। ये ध्यान दीजिएगा कि इट वॉज द राइम स्कीम ए बी ए ए बी। ठीक, ए बी ए ए बी इसकी राइमिंग स्कीम थी और किस में लिखी गई, आयम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा गया था। और पोएम का नाम हम अगर बात करें तो पोएम है हमारी द रोड नॉट टेकिंग, इट वाज द फेमस पोएम। ये आपने अपने एमए में या बीए में ज़रूर पढ़ा होगा, इस पोएम को हम पढ़ करके ही यहाँ तक आते हैं, तो इसलिए उन्हें ज़रूर क्लिक करा करिए जो आप अपने कोर्स में पढ़ कर के मतलब पढ़ा है आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसे वर्क को क्लिक करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से लिए जाते हैं जो हमारी बुक्स में हमें देखने को मिलती हैं पोएम्स या जो हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एप्पल पिकिंग। एप्पल पिकिंग सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री रहा। देखिए फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री क्या था, ए बॉयज विल। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली है, या तो क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए व्हाट इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री, मतलब ऑफ द रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ऐसे करके पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री ऑफ द रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, तो ए बॉयज विल है। लेकिन अगर सेकंड कलेक्शन पूछा जाए कि व्हाट इज द सेकंड कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, तब आप इसका नाम लेंगे क्योंकि एप्पल पिकिंग सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री और was published on 1915। इस तरह करके आप इसको याद करेंगे, ये सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री है और 1915 में ये पब्लिश हुई थी। बस इस तरह से करके आप इसको पढ़िएगा। होम ब्यूरल 1914 में आती है, यानी पब्लिश्ड ऑन द 1914, और ये क्या थी, ये ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक। इट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्यूरल। इस तरह करके आप इसको, या होम ब्यूरल है भाई इसका पूरा नाम, द होम ब्यूरल भी देखने को मिलता है और होम ब्यूरल भी देखने को मिलता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। होम ब्यूरल या द होम ब्यूरल इस तरह करके आपको मिलेगा देखने को, तो आप समझ जाइएगा कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इसके राइटर हैं। अब या तो ये पूछा जा सकता है हु वाज राइटर ऑफ दीज या ऑफ दिस, इस तरह करके पोएम दे देंगे और फिर आपसे राइटर का नाम पूछेंगे, कोई भी पोएम दे सकते हैं। तो अब आप इन पोएम्स पर तो ज़रूर ही फोकस कर लीजिएगा क्योंकि ये कुछ ऐसी पोएम्स है जिनके बाहर क्वेश्चंस आता ही नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी आप एग्जाम देंगे, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आती है अब आपकी पुलित्जर प्राइज। हाँ, ये चीज़ और है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया, यह अवार्ड इनको मिला है इनके ऑनर में। तो आप इसे समझिएगा, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को 4 टाइम्स पुलित्जर पुरस्कार जो मिला, तो वो कौन सा पोइट्री कलेक्शन था जिसकी वजह से मिला, ये मैंने अलग से इंक्लूड कर दिया है आपके लिए। 1924 में फर्स्ट टाइम मिला न्यू हैम्पशायर के लिए, पोइट्री कलेक्शन ऑफ न्यू हैम्पशायर 1924। 1931 में सेकंड है कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला इनको, कलेक्टेड पोएम्स नाम का इनका पूरा एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री थी, तो उसके लिए मिला। नंबर 3 पर आता है 1937 ए फर्दर रेंज के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। कब मिला, 1937 में। 1943 में ए विटनेस ट्री इनकी पोएम थी, उसके ऊपर इनको जो भी मतलब पोएम्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया, उस सब के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है और 4 टाइम्स इनको पुलित्जर पुरस्कार से ही सम्मानित हुए हैं। इस तरह से करके आप इनको याद रखिए। फर्स्ट 1924 न्यू हैम्पशायर, 1931 कलेक्टेड पोएम्स, 1937 ए फर्दर रेंज, 1943 ए विटनेस ट्री। ठीक है, चारों आपको याद रखने हैं क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी तरह से एमपी के जो एक जीआईसी वाला
वाला जो एग्ज़ाम था उसमें इस तरह से करके पूछा गया था कि 4 टाइम्स पुलित्ज़र पुरस्कार इनको कब कब मिला, इस तरह करके। तो अब अगर आप ये चीज़ याद रखते हैं कि कब कब मिला, तो ये जो डेट है बस ये याद रखिए, और किस कलेक्शन के लिए मिला ये याद रखिए। तो इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, इसीलिए मैंने इसको अलग से इस तरह करके लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे मेरे साथ ही राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात आती है स्टॉपिंग बाय वुड्स 1923। जैसे मैंने अभी बताया कि ये किससे लिया गया था, ये लिया गया था न्यू हैम्पशायर से। स्टॉपिंग ये रहा, स्टॉपिंग बाय वुड्स किससे ली गई है पोयम, न्यू हैम्पशायर से। और मेंडिंग वॉल किससे ली गई है, मेंडिंग वॉल ली गई है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन से। किससे ली गई है मेंडिंग वॉल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। मैंने इसीलिए देखिए यहाँ शॉर्ट में लिखा है। मेंडिंग वॉल पोयम भी इनकी काफ़ी मशहूर है, बहुत फेमस है। 1920 में ये पब्लिश होती है, इट वॉज द पब्लिश्ड ऑन 1920 एंड इट कम्स फ्रॉम नॉर्थ बॉस्टन। इस तरह करके आप इसको समझिएगा। बात आती है अब कुछ फैक्ट है जो कि रॉबर्ट क्ली फ्रॉस्ट के बारे में है और क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा वो कौन से पोइट थे, एन अमेरिकन पोइट थे। इस तरह सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस तरह से करके इनको याद कर लेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट। नेक्स्ट था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था जो काफ़ी फेमस हुआ। उस स्टेटमेंट का जो है, उस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे। हु ऑब्जर्व करके भी आ सकता है, हु ऑब्जर्व दीज, ये लाइन आगे दी जा सकती है, या फिर इस तरह भी दे सकते हैं कि दीज स्टेटमेंट गिवन बाय द, इस तरह करके भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तो आप दोनों तरह से प्रिपेयर रहिए। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये एक ऐसा स्टेटमेंट, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही आपके स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिया था। अब इनकी फर्स्ट पोएम क्या थी, अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोएम, सबसे पहली पोएम माई बटरफ्लाई के नाम से थी, और ये एक इलेजी पोएम थी। कैसी पोएम थी, इलेजी पोएम थी, और इनकी फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई थी। बस इतना आपको ध्यान देना है, इसके बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पूरा कंक्लूजन ऑफ द कंटेंट आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना जो मैंने आपको दिया है ब्लैक बोर्ड पर लिख करके, वाइट बोर्ड पर लिख करके, उसे आप इसी तरह से सीधा सीधा अपना जो है लिख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और इसी तरह पढ़िए ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो और आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो जाए जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ, आप जानते हैं कि मैं आपको बाइलिंगुअल इसीलिए पढ़ाती हूँ ताकि मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। तो इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें और वो भी अपने रिवीजन को बहुत अच्छे से अपने जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि लास्ट पॉइंट तक अपने पहुंचा सकें और क्वालिफाई एग्ज़ाम को आसानी से कर सकें। इन्हीं सब अच्छी दुआओं के साथ अब मैं विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया राइटर और एक नया कंटेंट लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।